इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब नाम हम आजकल हर जगह सुनते हैं, अपने फोन से लेकर घर के स्मार्ट स्पीकर तक। पर क्या हम सच में जानते हैं कि इनका मतलब क्या है? तो चलिए आज इन्हीं बड़े बड़े नामों के पीछे की दुनिया को ना एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो देखेंगे कि ये एआई, एमएल और डीप लर्निंग, इनमें आखिर फर्क क्या है। फिर हम बात करेंगे उस चीज की जिसके बिना ये सब कुछ अधूरा है, यानी डेटा। इसके बाद हम ये पता लगाएंगे कि आखिर कोई मशीन सीखती कैसे है, और फिर हमें ये कैसे पता चलता है कि उसने जो सीखा वो सही भी है या नहीं। और हाँ, आखिर में हम ये भी देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। इन तीनों को समझने के लिए ना सबसे पहले इनकी पूरी तस्वीर देखनी होगी कि ये आपस में जुड़े कैसे हैं। तो सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जिसे हम सब एआई कहते हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा आइडिया है। मकसद बस इतना कि ऐसी मशीनें बने जो इंसानों की तरह सोच सकें, काम कर सके। अरे, जैसे वो स्मार्ट स्पीकर होते हैं ना, जो हमारी आवाज सुनकर गाने चला देते हैं या मौसम का हाल बता देते हैं। बस वो एआई का ही एक छोटा सा उदाहरण है। अच्छा, अब एआई के इस बड़े आइडिया को हकीकत में कैसे लाया जाए? यहीं पर आता है मशीन लर्निंग, यानी एमएल। इसमें कमाल की बात यह है कि सिस्टम को हर चीज के लिए प्रोग्राम नहीं किया जाता, नहीं, बल्कि वो खुद डेटा को देखकर पैटर्न सीखता है। आप कह सकते हैं कि आज की ज्यादातर एआई का असली इंजन यही मशीन लर्निंग है। और फिर एक कदम और आगे आता है डीप लर्निंग, यानी कि डीएल। ये मशीन लर्निंग का ही एक, कह सकते हैं कि सुपर एडवांस तरीका है। ये हमारे दिमाग की तरह ही न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे बहुत सारी परतें एक साथ काम कर रही हों, जो तस्वीरों और हमारी भाषा जैसे मुश्किल डेटा से भी सीख सकती हैं। आज एआई की दुनिया में जो भी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं ना, उनमें से कई इसी की वजह से हैं। तो कुल मिलाकर इनका रिश्ता कैसा है? इसे ना एक के अंदर एक रखे हुए डिब्बों की तरह समझिए। सबसे बड़ा डिब्बा है एआई, वो बड़ा सा सपना। उसके अंदर है मशीन लर्निंग, उस सपने को सच करने का एक तरीका। और फिर उसके भी अंदर है डीप लर्निंग, जो मशीन लर्निंग की ही एक बहुत पावरफुल तकनीक है। सिंपल है ना? चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं। मशीन लर्निंग का ईंधन, डेटा। सच कहूं तो यही वो एक चीज है जो इन सारे सिस्टम्स को चलाती है। इसके बिना कुछ भी नहीं। मशीन लर्निंग की दुनिया में एक कहावत बड़ी मशहूर है, एक एमएल मॉडल उतना ही अच्छा होता है जितना उसका डेटा। मतलब एकदम साफ है, जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट। अगर मशीन को सिखाने के लिए बेकार या गलत डेटा देंगे ना, तो नतीजा भी बेकार ही आएगा। सारा खेल डेटा की क्वालिटी का है। तो सवाल यह है कि ये डेटा आता कहां से है? ये आता है डेटा सेट से। अब ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, इसे बस एक टेबल या स्प्रेडशीट की तरह सोचिए। उस टेबल की हर लाइन एक एग्जाम्पल है, और हर कॉलम या तो उसकी कोई खूबी है जिसे हम फीचर कहते हैं, या फिर उसका जवाब है जिसे हम लेबल कहते हैं। जैसे इस टेबल को ही देख लीजिए। यहाँ पर घर का साइज और उसमें कितने बेडरूम्स हैं, ये हो गए फीचर्स। और इन फीचर्स को देखकर हम जो पता लगाना चाहते हैं, यानी घर की कीमत, वो हो गया लेबल या जवाब। मॉडल बस इन्हीं फीचर्स और लेबल को देखकर इनके बीच का रिश्ता समझना सीखता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा डेटा हो उतना अच्छा? हाँ, ज्यादा डेटा होना अच्छी बात है, लेकिन डेटा की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। सोचिए, अगर डेटा ही भरोसेमंद नहीं है तो मॉडल जो अंदाजा लगाएगा वो भी तो गलत ही होगा ना। तो याद रखिए, क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो अब हमारे पास डेटा भी है, पर सवाल यह है कि एक मशीन असल में सीखती कैसे है? चलिए अब यही देखते हैं अपने तीसरे हिस्से में। ये पूरा सफर डेटा से शुरू होता है और भविष्यवाणी पर खत्म। ये प्रोसेस ना असल में काफी सीधा साधा है। देखिए, सबसे पहले तो डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर उस डेटा को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक होता है ट्रेनिंग सेट, जिससे मॉडल सीखता है, और दूसरा होता है टेस्टिंग सेट, जिस पर हम मॉडल का इम्तिहान लेते हैं। इसके बाद मॉडल को ट्रेनिंग डेटा पर सिखाया जाता है, और आखिर में टेस्टिंग डेटा पर परखा जाता है कि भाई इसने कितना सीखा है। आमतौर पर मशीन लर्निंग मॉडल दो तरह के काम करते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन। इसमें वो किसी कैटेगरी का पता लगाता है, जैसे कि कोई ईमेल स्पैम है या नहीं, हाँ या ना। और दूसरा है रिग्रेशन। इसमें वो किसी नंबर का अंदाजा लगाता है, जैसे इस घर की कीमत कितनी होगी। तो ठीक है, हमारा मॉडल ट्रेन तो हो गया, पर
हमें कैसे पता चलेगा कि ये काम भी अच्छा कर रहा है या नहीं? बस यही जानेंगे हम अपने चौथे हिस्से में कि इसकी सफलता को नापते कैसे हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है। हम ये कैसे पता करें कि मॉडल ने सच में कुछ सीखा है और सही जवाब दे रहा है, या वो बस अंदाजे लगा रहा है, तुक्के मार रहा है? इसके लिए एक चीज़ इस्तेमाल होती है जिसे कहते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। अरे नाम पर मत जाइए, ये बस एक स्कोर कार्ड जैसा है जो हमें 4 बातें बताता है। सही चीज़ को सही पकड़ा, गलत चीज़ को सही मना किया, गलत चीज़ को गलती से सही बता दिया, और सही चीज़ को पकड़ने से चूक गया। बस ये 4 बातें। लेकिन क्या सिर्फ एक्यूरेट होना, मतलब सटीक होना, हमेशा काफ़ी होता है? क्या बस यही एक चीज़ है जिससे हम सफलता को नाप सकते हैं? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। 1 मिनट के लिए सोचिए। एक ऐसा मॉडल है जो किसी बीमारी का पता लगाता है। मान लीजिए 100 में से सिर्फ एक इंसान को वो बीमारी है। अब अगर मॉडल हर किसी को कह दे कि आप स्वस्थ हैं, तो भी वो 99% एक्यूरेट होगा। पर क्या ऐसा मॉडल किसी काम का है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने उस एक बीमार इंसान को तो छोड़ ही दिया जो सबसे ज़रूरी था। और बस यहीं पर प्रिसिजन और रिकॉल के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। प्रिसिजन का मतलब है कि जब मॉडल कहता है कि यहाँ बीमारी है, तो वो कितनी बार सही होता है। इससे झूठे अलार्म नहीं बजते। और रिकॉल का मतलब है कि असल में जितने भी बीमार लोग थे, उनमें से कितनों को मॉडल पकड़ पाया। इससे कोई भी ज़रूरी केस छूटता नहीं है। चलिए, अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। 5वां हिस्सा, अब आगे क्या? ये सीखने का सफ़र हमें कहाँ ले जा रहा है? देखिए, एक बहुत बड़ी चुनौती है ओवर फिटिंग। ये तब होता है जब मॉडल ट्रेनिंग डेटा को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से सीख लेता है। मतलब वो डेटा की गलतियों को भी याद कर लेता है। नतीजा, जब उसके सामने कोई नया डेटा आता है तो वो फेल हो जाता है, क्योंकि उसने असल में समझा कुछ नहीं, बस रट्टा मार लिया है। और भविष्य की बात करें तो वो है जेनरेटिव एआई का। सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ सीखती नहीं बल्कि टेक्स्ट, तस्वीरें, यहाँ तक कि संगीत जैसा एकदम नया कंटेंट खुद बना सकती है। ये सफ़र का अगला बहुत ही रोमांचक पड़ाव है। तो जैसे जैसे मशीनें हमारी दुनिया के बारे में और बेहतर सीखती जा रही हैं, एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमें उन्हें आगे क्या सिखाना चाहिए? और यकीन